एवरीवन, वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो देखिए, इस थ्योरी की शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आप अपने आप को प्रोड्यूसर मानकर चलिए। आप ये मानकर चलिए कि मैं प्रोड्यूसर हूं, आप कंज्यूमर की तरह मत सोचिए। अब ये सोचिए कि मैं कहीं से पैसा ले रहा हूं और उस पैसे से मैं लैंड, लेबर, ये सारी इनपुट्स को अरेंज कर रहा हूं, प्रोडक्शन करूंगा, कॉस्ट के हिसाब से उसकी प्राइसिंग करूंगा और फिर उस प्रोडक्शन को बेचूंगा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। उसी के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे जो हमारे तीन मेन सेंट्रल क्वेश्चन हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और आप फिर इसी हिसाब से उसके प्राइस सेट करेंगे। प्राइस सेट करने के लिए जरूरी होता है कि हम कॉस्ट को ध्यान में रखें। यानी अच्छा, प्राइस क्या चीज है? सबसे पहले तो ये समझिए, बेसिकली प्राइस एक वो ऑब्जेक्ट है जो रिसोर्सेस के टोटल कॉस्ट से डिटरमिन होती है। आप देखेंगे कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, उस कॉस्ट के हिसाब से आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज के प्राइस को सेट कर रहे हैं और आप सोचे ही ना कि साहब कॉस्ट क्या है, नहीं इस प्राइस पे बेच देंगे। हो सकता है आपके प्राइस आपकी कॉस्ट से कम हो जाए, तो आपको बहुत लॉस होने वाला है, ठीक है। और जो मीन्स ऑफ कॉस्ट है वो बेसिकली हमारे पास चार होते हैं, जिसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये बेसिकली चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिस पर हमारी कॉस्ट आती है, जिनसे हम सारा प्रोडक्शन करते हैं और इसी से हमारा सिस्टम चलता है। देखिए, इसमें दो थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम दोनों थ्योरीज को सेपरेटली लेंगे, ठीक है, और जाहिर कनेक्शन अपने आप हमें बीच में दिखता चला जाएगा। खाली हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को बताएं और मान के चलें कि कॉस्ट इसमें है, तो कॉस्ट के कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, इसलिए मैं दोनों को लेकर चलूंगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी लंबी होगी और उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है मैं एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के मतलब क्या है। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जानने के लिए हमें प्रोडक्शन का मतलब मालूम होना जरूरी है। प्रोडक्शन क्या चीज है? सिंपली हम जब कहते हैं कि ये प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस इनपुट्स टू मेक फाइनल गुड्स फॉर कंजम्पशन। कोई ऐसा प्रोसेस जो अलग अलग तरह की इनपुट्स को एक जगह ला रहा है और उनके जरिए फाइनल गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है फॉर कंजम्पशन। फॉर कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंजम्पशन के लिए नहीं है, आगे प्रोडक्शन के लिए नहीं है, तो वो प्रोडक्शन तो कहलाएगा, लेकिन वो प्रोडक्शन कंजम्पशन वाला नहीं, वो कस्टमर के पास नहीं जा रहा है, वो उसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास। अब प्रोड्यूसर के तौर पर हम उसको कंजम्पशन में ला सकते हैं। यानी जाहिर कंजम्पशन दोनों है। एक टायर है, कार का टायर प्रोड्यूस होता है, कार का टायर डायरेक्ट भी कंज्यूम किया जाता है, और टायर की कंपनीज कार बनाने वाली कंपनीज को भी बेचती हैं, वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। तो कोई भी चीज कंज्यूम होती है, कंजम्पशन के लिए जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी चीज प्रोड्यूस की जाती है, और इसी का मतलब है, हम इसको सिंपली करें, आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने ये हमारी एक, यहां से हमने इनपुट डाली और प्रोसेस हुआ और यहां से हमें आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीजें होती हैं, जाहिर है वो जो मटेरियल होगा वो टेंजिबल होता है और इंटेंजिबल भी होता है। टेंजिबल के अंदर वो वाली चीजें मान ली आ जाती हैं जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है। इंटेंजिबल भी होती हैं, हमारी गुडविल है, हमें लाइसेंसेस चाहिए होते हैं और कॉपीराइट्स होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट समझने के लिए, हमें सबसे पहले
क्योंकि ये सारी थ्योरी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर चलती है। अगर हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी ठीक से नहीं है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है जो मैंने यहां लिखा था, लैंड। लैंड क्या चीज है? लैंड किसको कहते हैं? देखिए, लैंड प्लॉट हम लोग सब जानते हैं, बेसिकली वो है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड जब हम बात करते हैं तो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज आ जाती हैं, जिसको हम लोग गिफ्ट ऑफ नेचर कहते हैं। रिवर्स हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, ओशन, लैंड, क्लाइमेट, माउंटेन्स, माइंस, फॉरेस्ट, ये सारी जितनी चीजें हैं सब लैंड कहलाती है। एक पीस ऑफ लैंड है, आपने लिया, उसको खरीदा, खरीद कर आपने इसको प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब आप खेती करें उसके ऊपर या उसके ऊपर बिल्डिंग बना लें, तो ये सारी चीजें लैंड में आती हैं। और लैंड आपको, मान लीजिए एक जमीन आपने ली है, अब वो आपकी है या आपने किसी से ली है। अगर आपकी अपनी है तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाएंगे, और अगर वो आपकी नहीं किसी और की है तो आपने उसको लिया है, तो आप उस जमीन को लेने पर उसको क्या देंगे? रिवॉर्ड क्या होगा इसका? रेंट। आप उसको रेंट देंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट में मैं सारी चीजें ले रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम अगर बात करें तो लैंड जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होती है। बेसिकली स्टार्टिंग में आप ले लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती। रिवर है, रिवर की कोई प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी होती है, आप उसको यूज करके जब चीज बेचते हैं तो आता है उसके अंदर। ठीक है, एक रिवर, एक एरिया मैंने खरीदा हुआ है और वो मेरा है, उसका अगर आप यूज करेंगे तो मुझे रेंट दीजिए, वो मैं ले रहा हूं। नेचर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो इमोबाइल होती हैं। लैंड में जितनी चीजें होती है वो इमोबाइल होती है, जो चीज जहां से निकल रही है वो वहीं से निकलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, लैंड फिक्स्ड होती है। सी है, समुंदर है, वो फिक्स है, उतना ही है। लैंड है, पूरी दुनिया में जितनी भी लैंड है वो फिक्स है, वो बढ़ या घट नहीं सकती, इसलिए उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है वो आ जाती है लेबर। लेबर क्या चीज है? सिंपली हमारी या ह्यूमन एफर्ट्स जो कहलाते हैं वो लेबर कहलाते हैं। वो मेंटल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। मेंटल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। एक मैनेजर है, मेंटल स्किल्स बेचता है, मेंटल लेबर बेचता है। एक लेबर है, फिजिकल स्किल बेचती है। ठीक है, मेरी क्या एबिलिटीज हैं, क्या स्किल है प्रोडक्शन के तौर पर प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज लेबर। ठीक है, और इनका पेमेंट क्या होता है? लेबर को क्या चीज पे की जाती है? वेज, है ना? सैलरीज की फॉर्म में हो, वेज की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप इसकी बात करें तो ये ह्यूमन फैक्टर होता है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे आपने रॉ मटेरियल स्टोर करके रख लिया कुछ, आप ह्यूमन फैक्टर को थोड़ी कर सकते, वो तो चला जाएगा। जॉब छोड़ी, वो चला गया। आदमी की डेथ हो गई, वो चला गया। आदमी रिटायर हो गया, वो चला गया। ठीक है, और जब वो जाएगा तो अपने साथ वो स्किल, वो रिसोर्स आपके साथ लेके चला जाएगा। आप उसको फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। और दो, कोई भी तरह के, कोई भी टू टाइप्स ऑफ लेबर रिसोर्सेज जो होती हैं वो सेम नहीं हो सकती। एक लेबर, एक मैनेजर है, एक डायरेक्टर है, एक कुछ है। दो सेम है, दो लेबर है, सेम है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, आपने अगर अपॉइंटमेंट, आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में इंजीनियर भी है, मैनेजर भी है, लेबर भी है, सुपरवाइजर भी है, स्वीपर भी है, सप्लायर भी है, सब है। आप ये नहीं कह सकते सब बिल्कुल सेम है, नहीं। सबकी स्किल, सबकी क्वालिटी, सबकी सारी चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास कैपिटल। देखिए, कैपिटल अगर आप कहें तो हम बेसिकली कहते हैं कि जो हमने प्रोडक्शन के लिए सामान खरीदा है वो कैपिटल कहलाता है। फैक्ट्री आपने खरीदी, मशीनरीज खरीदी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, हाँ, जो टोटल वेल्थ आपकी है वो आपकी कहलाती है कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल आप बेसिकली खरीदते किससे हैं? इसके लिए आपको क्या चाहिए? मनी। तो कैपिटल आप एक तरीके से समझ लीजिए मनी है। और मनी जब आप लेंगे किसी से, आपने सब पूछ लिए, बैंक से आपने मनी ली, तो जाहिर है बैंक की पैसा तो आप लौटाएंगे, उसके अलावा उसकी कॉस्ट क्या होगी? क्या देंगे आप बैंक को? आप बैंक को देंगे उसका इंटरेस्ट। सो बेसिकली कैपिटल का जो रिवॉर्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये मोबाइल है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आप यहां फाइनेंस करें कोई चीज, मैं जाके किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वो भी कर सकता हूं। दूसरी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी होती है वो क्या होती है कि ये पैसिव फैक्टर होता है। पैसिव फैक्टर का क्या मतलब है? एक्टिव फैक्टर होगा जो डायरेक्टली किसी चीज से रिलेटेड है, पैसिव इनडायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं होता है, नहीं, इनडायरेक्टली होता है थ्रू मशीन्स, बिल्डिंग्स, लेबर। यानी हम कैपिटल रुपया डायरेक्ट नहीं लगाते, हम रुपये से सामान खरीदते हैं, वो सामान प्रोडक्शन करता है, पैसा डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करता। तो ये पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। तीसरा जो है हमारा वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है? देखिए, ये कुछ नहीं है, ये एक आदमी है, एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्सन है, ग्रुप है, जो इन सारी चीजों को खरीद कर इन्वेस्टमेंट करता है। यही बंदा है जो कैपिटल का अरेंजमेंट करता है, उस कैपिटल से लैंड खरीदता है और उस कैपिटल से लेबर को खरीदता है और प्रोडक्शन करता है। यही डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। बेसिकली ही इज द पर्सन हु टेक रिस्क। यही आदमी है जो टेक्स रिस्क लेता है। और जाहिर है अगर ये रिस्क लेगा तो ये क्या करेगा? जो टोटल रेवेन्यू उसके पास आया, उसमें से ये रेंट पे कर देगा, वेज पे कर देगा और इंटरेस्ट पे कर देगा। जो भी कुछ उसके पास बचेगा वो क्या, किस फॉर्म में आएगा? प्रॉफिट की फॉर्म में उसके पास आ जाएगा। इस तरीके से टोटल आपका रेवेन्यू बट जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सिंपली उसकी स्किल है, उसकी इमेजिनेशन है, यानी उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, कितनी नॉलेज है उस आदमी को बिजनेस अच्छा चलाने में, क्या उसकी प्रोफेशनल अप्रोचेस हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब इसी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे आपकी प्रोडक्शन फंक्शन की। ये हम इसी पूरे एक ही चीज को लेकर चल रहे हैं, हम उसके सब टॉपिक हैं ये। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन जहां आ जाता है, हम लोग जानते हैं कि वो कोई एक रिलेशनशिप होती है। जहां हम फंक्शन करें, किसी भी चीज का फंक्शन है तो वो एक रिलेशनशिप है। यहां क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किससे होगा? यानी एक तरफ से हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए, दूसरी तरफ क्या होगा हमारा, क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। यानी अब आप कहिए इक्वेशन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। कोई भी फंक्शन जो कि ये हमें बताता हो कि क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, कितना इनपुट देने पर कितना आउटपुट मिल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। वो फंक्शन जो हमें बताता है कि इतने परसेंट इनपुट डालने पर इतने परसेंट आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देता है हमें। यानी कभी लेबर कितनी और कैपिटल कितना, कभी कैपिटल ज्यादा लेबर कम, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देता है हमें, इसीलिए फंक्शन बन जाता है। इनपुट बढ़ाया, आउटपुट बढ़ गया, इनपुट घटाया, आउटपुट घट गया, कभी ज्यादा बढ़ता है कभी कम। उसकी थ्योरीज हैं आगे जिनको हम डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या होता है। और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब कई साल से चला आ रहा है, अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस साल में कितना बढ़ा, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस साल की, एक यूनिट इनपुट बढ़ाने पर कितना आउटपुट मिला ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लाइक लैंड है, लैंड हमने दिया है, टोटल प्रोडक्शन हमारा 10 आया, 100 आया मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर लैंड ने जो है वो 10 दिया,
तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो गया 10। ठीक है, ये हमें इसी से मिलेगा। अगर हमें टोटल प्रोडक्ट नहीं पता तो हमें नहीं पता चलेगा। और इसी तरीके से हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखते हैं, कहीं लेबर ज्यादा, कहीं कैपिटल ज्यादा, कहीं लेबर कम, कहीं कैपिटल कम, और उसमें से हम चीपेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स निकालते हैं दैट कैन गिव्स यू ए गिवन आउटपुट, दैट कैन प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, जो हमें एक गिवन आउटपुट देता है। और सिंपली इसका फार्मूला, मेरे ख्याल से फार्मूला आप सब लोग बहुत पढ़ी होंगी, आपने बहुत कई बार पढ़ा होगा। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है कि ये हमारी क्वांटिटी हो गई, और ये क्वांटिटी हमें किस चीज के फंक्शन से मिलती है? फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल लेबर कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गई, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा लेबर हो गया, ये हमारा कैपिटल हो गया। यानी आप ये कह के चलिए कि अगर हम ये मान के चलें कि कहीं पर हमारी जो लेबर है वो 2 लगी है और कैपिटल 5 लगा है, तो आप मान के चलिए जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो 7 मिलेगी। दैट इज फंक्शन, दैट इज फंक्शन। यूनिट्स बताएगा आपको वो। आप सिंपली अगर इनपुट्स को डबल कर दें तो आपका आउटपुट भी डबल हो जाएगा। दैट इज फंक्शन, यही फंक्शन कहलाता है। यानी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फैक्टर दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस। अब वो किस रेशो पर बढ़ा रहे हैं, ये कितनी बढ़ रही है तो ये कितनी बढ़ रही है, वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। लेकिन फंक्शन कहता है कि जितना आप इनपुट बढ़ाएंगे उतनी आउटपुट बढ़ जाएगी। इसी के अंदर अगर आप देखें तो एक और आता है वो कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन, उसका कॉब डुगलस का प्रोडक्शन फंक्शन भी ऑलमोस्ट यही है। वो किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? वो टोटल क्वांटिटी को y लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, मान के चल रहे हैं टेक्नोलॉजी को। अच्छा देखिए, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं एक टाइम में, मान के चलिए कि वही टेक्नोलॉजी हम पूरे फंक्शन में लेके चलेंगे। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो जाहिर है फिर फैक्टर्स के प्राइस भी चेंज हो जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी जाएगी, नई तरीके से मिलेगी। तो हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो पूरे फंक्शन को किसी भी एक टेक्नोलॉजी से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कैपिटल, जितना भी कैपिटल है, ठीक है। लेकिन उस कैपिटल को वो अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है आपका? कैपिटल आउटपुट इलास्टिसिटी। कैपिटल आउटपुट इलास्टिसिटी, कितना कैपिटल बढ़ने पर कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इलास्टिसिटी। कैपिटल थोड़ा सा बढ़ाया, आउटपुट ज्यादा बढ़ गया तो इलास्टिक हो गया। कैपिटल ज्यादा बढ़ाया लेकिन आउटपुट कम बढ़ा, इनइलास्टिक हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से फिर वो कहते हैं लेबर, और लेबर के साथ भी वो बीटा रखते हैं। बीटा फिर वही चीज है, लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब आप ये बात मान के चलिए, क्योंकि ये दोनों इलास्टिसिटी हैं, तो अगर हम माने कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या मतलब है? अगर अल्फा और बीटा 1 है तो सेम है, इसका मतलब यहां पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो यानी अब यहां पर जो रिटर्न मिल रहा है वो डिक्रीजिंग है। यहां आउटपुट ज्यादा लगा रहे हैं, इनपुट ज्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है। कॉन्ट्रेरी, अगर ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है तो उल्टा हो गया। यहां पर आप आउटपुट थोड़ी सी लगा रहे हैं, ज्यादा आउटपुट, इनपुट थोड़ी सी लगा रहे हैं, ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो ये अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है, ठीक है। ये कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जो इसी में मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूं। अब देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम आगे बढ़ाएं या हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएं तो इसके अंदर इसको सही से समझने के लिए हमें आइसोकांट भी समझना पड़ेगा। आइसोकांट, आइसोकांट क्या है?
इसके और भी नाम है, आप कहीं पर इसको इक्वल प्रोडक्शन कर्व भी लिखा हुआ देखेंगे, कहीं पे इसको आइसो प्रोडक्शन कर्व भी लिखा हुआ देखेंगे। है क्या ये बेसिकली मान के चलिए कि एक कर्व है दैट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट। ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ठीक है। यहां पर हमारी लेबर आ गई और यहां हमारा कैपिटल आ गया, ठीक है। यहां पर हम लेबर को यहां पर मापेंगे और कैपिटल को यहां नापेंगे। अब इतना कैपिटल और इतनी लेबर, ये जो प्रोडक्शन हमें मिलेगा ए। अब हमें लग रहा है कि साहब लेबर जो है वो सस्ती है, कैपिटल महंगा है, हम कैपिटल घटा देंगे और लेबर बढ़ा देंगे, है ना। ये हमें मिल गया बी। यहां जो हमारा प्रोडक्शन है दोनों जगह बराबर है, ए भी हमें इतना ही प्रोडक्शन दे रहा है और बी भी हमें उतना ही प्रोडक्शन दे रहा है। यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर दैट प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट। दोनों फैक्टर्स के कोई भी कॉम्बिनेशन जो हमें सेम आउटपुट दें। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जनरली ये यूज होता है, और जब हम थ्योरी को लेके चलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जैसे मैंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। थ्योरी में समझने के लिए, आसानी के लिए हम सिर्फ कैपिटल और लेबर को लेके चलते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आइसोकांट है, जब जाहिर है यहां पर हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, इसके ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हम लेंगे। ये कर्व यही बताता है कि सारे कॉम्बिनेशन हमें सारे के सारे आउटपुट देते, सारे के सारे सेम आउटपुट देते हैं। इनमें से हम अपना ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देता है एट मिनिमम कॉस्ट। यही इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है कि सारे जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं इनमें से हम ये देखें सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन हमें कौन सा बैठ रहा है, वो हम चूज कर लेंगे और वही हम प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। और ये याद रखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि कैसे चलता है, तो बताइए कि ये स्लोप्स डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब बात करें आइसोकांट, हम देख लिया। अब सॉरी, इसके टाइप्स और देखिए, टाइप्स यही लिख देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ आइसोकांट्स। ये होता कितनी तरह का, ये भी हाथ के हाथ अगर समझते चले, मैं छोटी छोटी सी उसमें समझा रहा हूं। देखिए, पहला आइसोकांट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर आइसोकांट। लीनियर आइसोकांट। लीनियर है तो सिंपली आप समझ रहे होंगे कि जब लीनियर है तो एक लाइन होगी, रेशियो सेम होता है दोनों, जो दोनों प्रोडक्ट वो हैं इसके कैपिटल और लेबर, इन दोनों का जो बेसिकली सब्स्टिट्यूट होता है, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं ये दोनों, ये परफेक्टली होते हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। हम खाली लेबर से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जीरो ले हम कैपिटल, और खाली कैपिटल से भी प्रोडक्शन करते हैं, जीरो ले लेबर। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरा कहलाता है इनपुट आउटपुट, सॉरी आइसोकांट, इनपुट आउटपुट आइसोकांट। इनपुट आउटपुट आइसोकांट कौन सा होता है? यहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि हम अज्यूम करके चलते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूएबिलिटी दोनों के अंदर नहीं है। यानी यहां जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनके पास बहुत ही लिमिटेड कॉम्बिनेशन होगा, यानी कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही होगा, एक ही मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा, और इसका कर्व बेसिकली हम अलग अलग लेके चलेंगे। यहां पर एक बनकर आया, दूसरा मेथड हमारा ये बनकर आया, तीसरा मेथड हमारा ये बनकर आया, लेकिन यहां पर आप देखिए जो हमारा सिस्टम बनकर निकल कर आएगा, जो हमारा कर्व निकल कर आएगा वो एक ही आएगा। एक ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, देयर इज वन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और यहां पर जो भी आइसोकांट है वो राइट एंगल बनाते हैं।
हर जगह राइट एंगल बनाते हैं और इसी को लियोनटिफ आइसोकांड भी कहते हैं। ठीक है, लियोनटिफ आइसोकांड। ठीक है, अब लियोनटिफ आइसोकांड मैंने शॉर्ट में यहीं बता दिया ताकि ये चीज यहीं पर क्लियर हो जाए। तीसरा जो है तीसरी जो कैटेगरी है वो आपकी कहलाती है किंग्ड आइसोकांड। किंग्ड आइसोकांड शॉर्ट में लिख रहा हूं। किंग आइसोकांड कौन सा होता है? यहां पर जो हमारा कैपिटल और लेबर है उसके पास लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है, यानी वो सब्स्टिट्यूट तो करता है लेकिन हर कर्व पर नहीं कर सकता। अब एक कर्व है, मान लीजिए ये वाला है कंटिन्यूअस कर्व, इसमें कहीं भी कर सकता है, हर जगह पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर किंग के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। किंग के अंदर होता यह है कि उसके पास अलग अलग होता है। मान लीजिए यहां पर है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और उसके बाद दूसरी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी से यहां मिलेगी, इसके बीच में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी सपोज कर लीजिए यहां मिली, इसके बीच में नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप जितने चाहे उसको किंग कीजिए। हर जगह जहां पर कर्व किंग हो रहा है, हर जगह जहां पर कर्व किंग हो रहा है, सिर्फ वहां सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, बाकी जगहों पर कोई सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है। एंड दिस काइंड इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी एनालिसिस आइसोकांड या लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकांड, क्योंकि ये वाला कर्व बेसिकली हम लीनियर प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। चौथा जो है वो हम जर्नली जो यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकांड। स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकांड ये वो सिंपली वाला है जो हम जर्नली यूज करते रहते हैं। इसके अंदर होता ये है, एक ही आइसोकांड होता है, और जो सबसे पहले हमने बताया था, समझा जब हम बात कर रहे थे कि आइसोकांड की डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, वाला जो है वो स्मूथ कॉन्केव कहलाता है, ये वाला। इसके अंदर एक लिमिट होती है, देखिए यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, यहां तक, यहां है, यहां है, इसके बाद सब्स्टिट्यूटेबिलिटी खत्म हो जाती है, या यहां देखिए, है ना, यानी दो पॉइंट हैं ए और बी, लिमिटेड इनके बीच में कर्व इनके बीच में कॉम्बिनेशन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, स्मूथ होता है, कहीं भी उसके अंदर हम रुक सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। वहां पर अगर आप देखेंगे तो लेबर सेम हो जाएगी, कैपिटल ही चेंज होगा खाली, और अगर यहां से हम आगे इधर जाएं तो आप देखिए कैपिटल सेम है यहीं पर, लेबर चेंज होती चली जाएगी। इसलिए इसको हम कहते हैं स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकांड। अब इसमें हमें यह देखना है कि साहब जो हमारा प्रोड्यूसर है वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर जाएगा। तो हमने ये तो निकाल लिया कि लेबर और कैपिटल के कौन सा कॉम्बिनेशन वो चूज कर सकता है, लेकिन बेसिकली इसमें से वो कौन सा करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमें आइसो कॉस्ट लाइन को भी समझना होगा। आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन कौन सी? सिंपल, वो आपको ये बताता है कि ये हमने लेबर ले रहे हैं, हम यहां पर हम कैपिटल ले रहे हैं। एक लाइन है हमारे पास जो ये बताएगी कि इतना लेबर ले लो, इतना कैपिटल, इतना लेबर ले लो, इतना कैपिटल ले लो, इतना लेबर, इतना कैपिटल, इतना लेबर, या इतना कैपिटल और इतना लेबर। ये जो सारे कॉम्बिनेशन हैं ये सब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कॉस्ट, सबकी जो टोटल कॉस्ट है वो सेम आएगी। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। ये सब आपकी इनकम, इस लाइन के ऊपर सारे कॉम्बिनेशन आपके बजट के अंदर हैं, सारी इनपुट्स आपके बजट के अंदर है, जो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट ली हुई है ये सारे कॉम्बिनेशन उसके अंदर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने अब कॉस्ट को देख लिया। अब सवाल हम करते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी।
हम एक लाइन कह रहे हैं, हम सारे सेम हैं। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे हर एक पर, तो उसके लिए हमें आइसोकॉस लाइन इक्वेशन को समझना होगा। आइसोकॉस लाइन इक्वेशन, तो कॉस क्या कहती है, इसके अंदर कॉस कहती है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कॉस में, कैपिटल। सपोज कर लीजिए कैपिटल हमारा 10 है, कैपिटल हमारा 10 है, लेकिन कैपिटल जब हमने लिया है तो हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। मान लीजिए हमने उसके ऊपर कैपिटल को, इसके इंटरेस्ट को कहीं पर आर लेते हैं, कहीं एन लेते हैं, जनरली आर लिया जाता है, मैंने आर ले लिया, ठीक है। अब जब मैंने यहां पर आर लिया है और हमने मान लिया कि ये आर जो है वो 5% है, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है हमारे पास, लेबर। लेबर को आप क्या देंगे, लेबर को क्या पे करेंगे आप, वेज। वेज मान लीजिए लेबर हमने ली 20 और सपोज कर लीजिए इसको वेज दी हमने 1। एग्जाम्पल मैं छोटी ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब आप इसको देखिए ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 50 और ये हो गया 20, तो ये हो गया 70। तो बेसिकली यहां पर हम 70 लिख दें, तो सी हमारा 70 निकल कर आ गया इस इक्वेशन के मुताबिक, राइट। इसी तरह हम हर कॉम्बिनेशन पर कॉस्ट को देखेंगे कितनी आ रही है, और हम देखेंगे जिस कॉम्बिनेशन पे हमारी मिनिमम कॉस्ट है उस कॉम्बिनेशन को हम चूज कर लेंगे। अब सवाल यह है कि ठीक है हम चूज तो करेंगे, कैसे करेंगे। अब एक सवाल यह आता है कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी कर्व है हमारा, ये हमारा कौन सा था, आइसोकांट। आइसोकांट जो कर्व है उसको हम प्लॉट करेंगे और उसी के ऊपर हम अपनी कॉस्ट लाइन देखेंगे, क्या ये वाली कॉस्ट जा रही है, क्या ये वाली कॉस्ट जा रही है, क्या ये वाली कॉस्ट जा रही है। हम देखेंगे कौन सी कॉस्ट टेंजेंट हो रही है हमारे, अभी अलग अलग कॉस्ट है हमारी, बजट अलग अलग है। अब हम देख रहे हैं कि हमने ये वाला बजट लिया, अब इस बजट में हम कहां पर टिके। अब मैं बाकी मिटा रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलिए हम बस एक ही जगह जा रहे हैं कि हमने ये वाला बजट चूज किया है। अब सपोज कर लीजिए ये हमारा कर्व हुआ, ये हमारा आइसोकांट हुआ और ये हमारा कॉस्ट लाइन के साथ टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इसके ऊपर सवाल ये है कि इस कॉस्ट लाइन के ऊपर ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी 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 है, हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें। ऐसी तरह आइसोकांट के अंदर ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से कौन सा चूज करें। हम कौन सा चूज करते हैं, हम वो पॉइंट चूज करते हैं जहां पर हमारा आइसोकांट आइसोकॉस लाइन से टेंजेंट होता है, और इसी तरीके से हमें मिल जाता है कि इतनी लेबर और इतना कैपिटल यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका इक्विलिब्रियम निकालते हैं। समझ गए बात। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं भी थोड़ा सा थक जाता हूं। अब इसी में आगे चलते हुए हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं। देखिए ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है। अब आपने एक और सुना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पहले हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही कहा करते थे, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉज सेम है, दोनों के जो लॉ है कि एक फैक्टर को बढ़ाते चले जाइए तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है, वो दोनों का आइडिया सेम है। दूसरी बात, ये जो काम करता है ये शॉर्ट रन में काम करता है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है। अब सवाल ये है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कैसे पहचानेंगे।
शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कैसे पहचानेंगे, इसको समझना देखिए जरूरी होता है, क्योंकि जर्नली लोग कहते हैं कि शॉर्ट रन मतलब 4 साल, 2 साल, 3 साल, लॉन्ग रन 10 साल, 15 साल, 20 साल। नहीं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए जो आप रियल टाइम लेते हैं, दिन, महीने, साल, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि जिस टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए हम जो कॉस्ट है या प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनको 2 जगह डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स और वेरिएबल। अगर हम कह के चल रहे हैं कि साहब हमारे पास एक फिक्स है, बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग है, मशीन है, वो फिक्स है, प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दें। यानी अगर मुझे शर्ट्स और पैंट वगैरह प्रोड्यूस करनी है तो मैं कह रहा हूं मशीन्स और बिल्डिंग ठीक है, सिर्फ धागा, थ्रेड, सुई, निडल और क्या कहते हैं क्लोथ्स, कपड़ा वगैरह बढ़ाकर मैं प्रोड्यूस कर लूंगा, वो शॉर्ट रन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह के चल रहा हूं कि नहीं साहब मैं तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सारी चीजें बढ़ाऊंगा, पूरा स्केल को चेंज करूंगा, यानी बिल्डिंग भी बढ़ा सकता हूं और मशीनें नई खरीदूंगा, नई लैंड खरीदूंगा, वो लॉन्ग में चले जाते हैं जहां सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन कौन सा होता है? जहां हमारे फैक्टर और कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन कौन सा होता है? जहां सिर्फ हमारे पास वेरिएबल फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर कुछ भी नहीं होता। लॉन्ग रन के अंदर फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है। एवरी फैक्टर्स, एवरी कॉस्ट कंसीडर टू बी दी वेरिएबल। अब ये क्या कहता है हमारा जो ये लॉ, ये बहुत ही, ये इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ये बेसिकली काम करती है। ये क्या कहती है? When the quantity of one factor of production is increased, when the quantity of one factors of production increase while keeping all other factors constant, then it will result in the decline of marginal product of that factor. मैं आपको समझा रहा हूं क्या कहा मैंने अभी। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास इतने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और उसमें सिर्फ एक है लेबर, हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ लेबर को बढ़ाते चले जाएंगे, हम लेबर को बढ़ाते चले जाएंगे, बाकी ये सारे जो फैक्टर हैं इनको हम सेम रखेंगे। हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और बाकी सारे फैक्टर सेम हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये थ्योरी ये कहती है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कम होता चला जाएगा। एक स्टेज पर आकर शुरू में बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, और एक स्टेज वो भी आ जाएगी कि आपके लेबर के बढ़ते बढ़ते आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप एक कमरा है जिसको आप व्हाइट वॉश कराना चाह रहे हैं, एक बड़ा सा कमरा, हॉल है, बड़ा हॉल है, आप उसको व्हाइट वॉश कराना चाह रहे हैं, उसमें अंदर पेंट कराना चाह रहे हैं। तो आपने पेंट खरीद लिया, ब्रश खरीद लिया, जो भी सामान उसके अंदर लगना था आपने सब खरीद लिया। लेबर जो है वो आपके पास वेरिएबल है कि आप लेबर को बड़ा घटा सकते हैं, सामान तो बाकी अपना जो जितना पेंट लगना है उतना तो लगना ही है। अब आपने एक लेबर बुलाई, कहा कि ये कमरा पेंट, पूरा हॉल पेंट करना है, कितना टाइम लोगे? उसने कहा कि साहब मैं 10 दिन में इसको पूरे को पेंट कर दूंगा। ठीक है, एक आदमी का आउटपुट 10 निकल कर आ गया। अब सवाल यह है कि आपने कहा कि चलो हम 2 आदमी कर लेते हैं। जब आपने आदमी 2 किए, यानी इनपुट बढ़ाया, एक इनपुट आपने बढ़ाई, बाकी सब फिक्स है, तो जाहिर है लगता ऐसा है कि जब एक आदमी 10 दिन में कर रहा है तो 2 5 दिन में कर लेंगे, आधा आधा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। यहाँ पर लेबर जो है वो स्पेशलिटी के हिसाब से काम करता है। पहला वाला कहेगा कि साहब मेरी छत में एक्सपर्टाइज है, मैं जल्दी कर लेता हूँ। दूसरा वाला कहेगा मेरे नीचे में एक्सपर्टाइज है। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर 5-5 नहीं लेंगे, बल्कि 4 दिन में ही पूरा कर देंगे। 4 दिन में पूरा कर देंगे, यानी आपने जितनी इनपुट दिया आउटपुट उससे ज्यादा मिला आपको, है ना। तीसरा आपने रखा, तो तीसरा आपने रखा, वो भी चलिए मान के चलिए वो आउटपुट ज्यादा दे रहा है। अब आपका काम पहले 10 के हिसाब से 3.33 में होना चाहिए, तो और कम हो गया साहब। वो कह रहा है कि नहीं, अब हम जो है वो 2 दिन में पूरा कर देंगे। एक लिमिट हो गई। अब आप जब चौथा आदमी बुलाएंगे तो आपकी लेबर आपको लग रहा है कि इस कमरे के लिए काफी है, यानी वो चौथा, अब आपको कुछ, फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई, सेकंड स्टेज शुरू हुई कि चौथे आदमी ने आपको कुछ ऐड नहीं किया, जितना लगा उतना आपको वापस कर दिया।
एडिशनल नहीं दिया उसने, यानी यहां एक कांस्टेंट टू स्केल हो गया, अब कांस्टेंट रिटर्न हो गया आपका, यहां पर जितना आप लगा रहे उतना मिल रहा है। अब आपने कहा कि नहीं और बढ़ाएं, जब आप और बढ़ाएंगे तो अब पांचवें के लिए काम तो था नहीं, अब वो क्या करेगा, अब जब पांचवें के लिए काम नहीं होगा तो वो बैठ जाएगा, बीड़ी निकाल लेगा, दूसरे से आओ बीड़ी पी लो, तो वो जो काम कर रहे थे उनको भी डिस्टर्ब करेगा, है ना, तो आपका वहां पर टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगेगा। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न और कहते हैं कांस्टेंट भी जाता है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न जाता है। इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है कि एक को बढ़ाएंगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा, फिर बढ़ेगा, मार्जिनल तो डिक्रीज होने लगेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट आपका पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। कैसे होगा, इसकी 3 स्टेजेस हैं, उससे हम इसको समझेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था ये आपकी समझ में आ जाएगा। यहां पर हमारी लेबर हो गई, यहां हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अब अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजिंग से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग से बढ़ता है और फिर लॉस चला जाता है। अब यहां पर देखने वाली चीजें हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली होगा ये कि हमारी पहली स्टेज होगी ये वाली ऑलमोस्ट। यहां पर आप देखिए जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये पहला वाला है जब हमने 1-2 बढ़ाए थे, और इस केस में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता रहता है, ठीक है। और एक स्टेज वो सेकंड स्टेज, और जहां पर मैंने कहा था कि 3 हो गए, चौथा ऐड नहीं कर रहा है, तो अब आपका जो चौथा होगा वो बेसिकली इस जगह आ गया। यहां क्या होगा, यहां पर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है मैक्सिमम पर होगा, यानी तीसरे आदमी के तक आपका मैक्सिमम है। अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाएगा, और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा उस जगह पर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा होगा। लेकिन आप ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर टोटल ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। फर्स्ट स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। सेकेंड स्टेज के अंदर वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग है, जितना आप लेबर बढ़ा रहे हैं उतना आउटपुट नहीं बढ़ रहा, कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। बढ़ ये भी रहा है लेकिन यह मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो गया, और एक जगह मार्जिनल प्रोडक्ट आपका आगे 0 हो जाएगा, वहां आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होगी वहां आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा और टोटल प्रोडक्ट घटने लगेगा। ये वो स्टेज है जब वो बीड़ी लेके बैठ जाएगा और सबको डिस्टर्ब करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेजेस हो गई, एक तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और फिर डिक्लाइन हो जाता है। ये ही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। अजम्पशंस आप इसके लिखना चाहें तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, दरअसल बहुत डिटेल नहीं ले सकता इसमें। इसके अंदर कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, वेरिएबल फैक्टर्स प्रोपोर्शन होते हैं, जो फैक्टर्स वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं वो प्रोपोर्शन के अंदर चेंज होते हैं, होमोजीनियस फैक्टर यूनिट्स होती है और शॉर्ट रन में ही ये काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो लॉन्ग रन में काम करता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, देखिए जहां हम स्केल का वर्ड यूज करते हैं वहां जनरली लॉन्ग रन होता है, क्योंकि हम पूरे स्केल को ही चेंज कर रहे हैं। द डिग्री ऑफ चेंज इन इनपुट फैक्टर्स चेंज द आउटपुट प्रोपोर्शनली एट ऑल। सारे फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो हम सारे फैक्टर को बढ़ाएंगे। देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, यानी अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो उसके अंदर उसके वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे थे। यहां कोई फिक्स नहीं है, सारे वेरिएबल, यानी बिल्डिंग, मशीनरीज, नया प्लांट लगा लें, सब वेरिएबल है, सब चेंज होता चला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव क्वांटिटेटिव चेंज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक
टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना आप लगाएंगे उतना ही आपको मिलता चला जाता है पूरे स्केल के ऊपर। और ये बेसिकली हमारी बेसिस है कि हम किसी फर्म या इंडस्ट्री की इफिशिएंसी को चेक कर सकें। यानी हम ये बता सकते हैं कि साहब, यानी हमने ये देखा साहब, एक फर्म है पूरा चेंज करने के बाद 10% इनपुट बढ़ाने के बाद, टोटल इनपुट में 10% इंक्रीज करने के बाद एक को 12% आउटपुट मिल रहा है, एक को 14% मिल रहा है, एक को 9% ही मिल रहा है ना। तो हम इफिशिएंसी चेक कर पाते हैं इससे, इस लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से हम फर्म्स या इंडस्ट्री की इफिशिएंसी को चेक कर पाते हैं, कौन सी फर्म या इंडस्ट्री कितना आउटपुट दे रही है। इसके एजम्पशन देखें पहले जाने से पहले। अजम्पशन इसके देखिए, हम यहां पर सिर्फ 2 इनपुट्स लेके चलते हैं। मैंने बताया कि इसके अंदर जब सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 इनपुट लेते हैं, लैंड और कैपिटल, ठीक है। और दोनों फैक्टर जो हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन पर चलते हैं। 5% लेबर बढ़ेगी तो 5% ही कैपिटल बढ़ेगा, दोनों को प्रोपोर्शन पर लेकर चलते हैं। फैक्टर प्राइसेस में चेंज नहीं आता, जो भी प्राइस हमारे हैं वो प्राइस सेम रहेंगे। अगर प्राइसेस में चेंज आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, साहब लेबर के प्राइस बढ़ गए तो इसका मतलब ये है कि फिर लेबर हम कम यूज करेंगे। इसलिए हम कहते हैं नहीं, थ्योरी के टाइम में चेंज नहीं होंगे और टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन अगर लॉन्ग रन के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा आपके प्रोडक्शन का। ये कुछ अजम्पशन है। अब इसकी फिगर बनाकर इसके अलग अलग स्टेज देखते हैं। ये फिर से हमारी सेम फिगर है। यहां पर बस स्टेजेस अलग उसमें आती है, यहां हम स्केल लेके चलते हैं, यानी हमारा यहां पर पूरा का पूरा स्केल चेंज हो रहा है और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि आपको पहले तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, ये जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है। एक वक्त तक ये टोटल चीजें बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन टोटल चीजें बढ़ाने की भी एक हद होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप अगर करोड़ों प्रोड्यूस कर लें तो करोड़ों बिक जाएंगे, बिकने की भी लिमिट है। तो यानी पहले तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक स्टेज आएगी जब आपको कांस्टेंट रिटर्न मिलने लगेगा, कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा उस स्केल के ऊपर। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है और ये कांस्टेंट रिटर्न वाली आपकी, बढ़ा लो इधर थोड़ा सा, ये सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज के अंदर आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यानी आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज में वो हायर देन इनपुट, सेकेंड स्टेज में आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम रेट पर, यानी अगर आप डबल कर रहे हैं तो डबल ही आउटपुट हो रहा है। यहां सपोज कर लीजिए कि आपने इनपुट को डबल किया, आउटपुट ट्रिपल मिला, यहां सेम है, यहां उल्टा हो जाता है उसका। यानी यहां आपने इनपुट अगर ट्रिपल किया, आउटपुट आपको डबल मिलेगा, यानी जितना आप इनपुट दे रहे हैं उससे कम ही आपको मिलेगा, ठीक है। और जो हमारी ये सेकंड स्टेज है, बेसिकली इसी स्टेज को हम कॉब डुगलस लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। कॉब डुगलस की लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, जितना आप इनपुट लगाएंगे उतनी ही आउटपुट आपको मिलेगी। एंड फाइनली लास्ट में आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। 60% इनपुट इंक्रीज की, 40% आपको सिर्फ आउटपुट मिल रहा है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? इसमें हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग जनरली कहते हैं MRTS। ये क्या चीज है? रेट एट विच वन फैक्टर डिक्रीज व्हेन अनदर फैक्टर राइजेज। देखिए, एक हमारे पास ये था, ये लेबर है सपोज कर लीजिए, और ये हमारा कैपिटल है। अब अगर लेबर
कैपिटल को मैंने बढ़ाया यहां तक था पहले, अब इसको कैपिटल को मैंने बढ़ाया यहां तक K1। अगर हम कैपिटल को बढ़ाएंगे तो लेबर कम होगी ना, ये L1 पर यहां आ जाएगी। किस रेट से हमने कैपिटल को बढ़ाया जिसकी वजह से एक रेट पर हमारी लेबर कम हुई, इस रेट के नापने को हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। गिव एंड टेक, कांस्टेंट प्रोडक्शन, गिव एंड टेक है, इसको बढ़ाओ इसको घटाओ, इसको बढ़ाओ इसको घटाओ, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग है। एक है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा होगा आपने, मैंने भी इसके ऊपर पहले वीडियो बनाकर डाली हुई है, चाहे आप उसको देख लीजिएगा। होता क्या, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जिसको हम बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन बैलेंस पर काम करता है। प्रोडक्शन के बैलेंस यानी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे उसको हम डिटरमिन करें, कैसे हम उसको उस पर काम करें, कितनी लेबर दें तो कितना कैपिटल कम करना होगा, इस पर काम करता है। लेकिन जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये सिंपली मार्केट के इक्विलिब्रियम पर काम करता है, यानी ये प्रोड्यूसर्स की यूटिलिटी पर काम करता है कि साहब मेरी कितनी यूटिलिटी है कि मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें यहां पर समझिए कि ये हमने एक आइसोकांट इसके अंदर बनाया है, बल्कि कब लें हम इसको, हम एक आइसोकांट का यहां पर आइसोकांट बनाएं और उससे हम इसको समझें। सपोज कर लीजिए ये हमारा आइसोकांट है, ठीक है। अब इस आइसोकांट में हमें देखना है कि क्या काम करेगा हमारा, यही वाले पॉइंट लेके चलें। ये हमारा कैपिटल है, ये हमारी लेबर आ गई, ये हमारा कैपिटल हुआ, ये हमारी लेबर आ गई, ठीक है। ले लीजिए, एक हमारा ये है A और एक हमारा ये है B। इसमें आप और बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन पैदा ना हो, मैं इसलिए ये दो लेकर चलता हूं। अब यहां पर एक समझने की बात ये है, लाइनें थोड़ी आड़ी तिरछी हो गई हैं, फ्री हैंड बना रहा हूं, माइंड मत कीजिएगा। अब देखिए, एक समझने की बात ये है, आपने अक्सर फिगर देखी होंगी, उसमें इस तरह से बना होता है, यानी ये X और Y, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। ये क्या चीज़ है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मगर वो कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, इसे समझने की जरूरत है थोड़ी सी। होता क्या है, यहां पर देखिए कैपिटल, पहले मान लीजिए ये चेंज हुआ और ये यूं चेंज हो रहा है, तो पहले कैपिटल K था, अब कैपिटल कितना हो गया, चेंज हो गया, यानी यहां कैपिटल के अंदर चेंज आया है। सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा हमारा, यानी K में जो चेंज आ रहा है, अब हम लिखें K1 माइनस K, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा K, राइट, बात समझ रहे। और इसी तरह से L को L1 माइनस L, यही तो चेंज आया है, इसको हम डेल्टा L लिख दें, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। अब ये हम निकालेंगे कैसे, हम सिर्फ इस चेंज को मार्जिनल प्रोडक्ट में लेकर आते हैं इस फार्मूले के लिए, जहां मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम कैपिटल को और लेबर को फोर्स के अंदर ले लेते हैं, ये आपका निकल कर आ जाता है। यही बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये चेंज मार्जिनल प्रोडक्ट और लेबर में कहां से आया, जो मैं फिगर की बात कर रहा था कि आप थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। अगर यहां पर मैं इस लाइन को मिटा दूं, ये चेंज है, और इस लाइन को मिटा दूं, तो ये K है ना, तो यही तो आ जाएगा हमारा डेल्टा K। और इसी तरीके से मैं इस लाइन को मिटा दूं और इस लाइन को मिटा दूं, तो यहां पर ही हमारा L चेंज हो रहा है, डेल्टा L। सब्स्टिट्यूट कहां कर रहा है, जो हमारा सब्स्टिट्यूट कर रहा है डेल्टा K अपॉन डेल्टा L। यही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। बहुत आसान है, बस सब समझने की जरूरत है। कितना इसको कैपिटल को चेंज होने पर कितना लेबर चेंज हुई, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन लेबर इज इंक्रीज। टिपिकली 1 यूनिट हम लेकर चलते हैं कि 1 यूनिट कैपिटल को बढ़ाने पर कितनी यूनिट लेबर चेंज हुई। ठीक है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये ऑलमोस्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आपकी पूरी होती है, लेकिन जाहिर है अभी क्लास में हम लोग एक फैक्टर
इंटेंसिटी और देखें कि हम कहते किसको हैं, इसलिए ये एटलीस्ट पता होनी चाहिए। फैक्टर इंटेंसिटी, देखिए होता क्या है, हमने अभी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि दो फैक्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसकी, यानी वन फैक्टर वर्सेस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री। एक फैक्टर की इंटेंसिटी दूसरे को लेकर कितनी है, एक अगर घटा रहे हैं तो दूसरा कितना बढ़ रहा है, यानी और अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कितना घट रहा है, ये उसकी इंटेंसिटी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो फैक्टर हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, जो बढ़ रहने से दूसरा वाला कम घट रहा है, तो जाहिर है वो महंगा होगा। हम उसके महंगाई के हिसाब से देखते हैं। वो फैक्टर जो हमारा सस्ता है और अगर वो बढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगे वाले को कम कर लें, सस्ते वाले को बढ़ा दें। इस केस में हम उसको फैक्टर इंटेंसिटी कहते हैं कि कितना, कौन सा फैक्टर में कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये तो आपकी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पूरी हो जाती है। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट को। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, पॉज कर दीजिए, यहां पर रोक दीजिए, थोड़ा आराम लीजिए, एक कप कॉफी पीजिए, चाय पीजिए और फिर शुरू कीजिएगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट किसको कहते हैं? जिस अभी हमने एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जो भी फैक्टर हम प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं, जितने के खरीदते हैं, वो कॉस्ट कहलाती है। लागत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, लागत जो होती है उसको कहते हैं। और आप अगर जाहिर देखिए, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बिना प्राइस, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम किसी प्राइस पे उसको बेचेंगे। डिटर्मिनेशन प्राइस इजी टास्क नहीं है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर हम यही चीज देखेंगे कि कैसे कॉस्ट काम करती है और किस तरह से हम इसको, इसके कॉस्ट की वजह से हम सप्लाई और स्पेंडिंग को डिटरमिन करते हैं। बेसिकली जो बिजनेस कॉस्ट होती है यही डिटरमिन करती है कि कितनी प्रोडक्ट की सप्लाई होगी, कितनी हम स्पेंडिंग करते हैं। इसके लिए पहले जाने से पहले कि कॉस्ट में क्या क्या है, कैसे करते हैं, इससे पहले हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखें, कितनी तरह की कॉस्ट होती है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, बहुत सारी पढ़ी होंगी आपने। चंद मैं यहां पर मैक्सिमम मैं यहां कवर कर लूंगा, बता दूंगा आपको, लेकिन बाकी आप देखिएगा। एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट ये सिंपली वो कॉस्ट होती है जिसको हम जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी एक्शन किया हुआ, उसमें हमने पेमेंट किया, उस पेमेंट को हमने लेजर में नोट कर लिया। अगर हम लेजर में नोट कर पा रहे हैं तो वो अकाउंटिंग कॉस्ट कही जाएगी, क्योंकि हम अकाउंटिंग लेजर में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एम्प्लॉय सैलरी है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, फ्यूल की कॉस्ट है, आप लैंड ले रहे हैं उसके आप एक्सपेंसेस दे रहे हैं, या आप कह लीजिए कि आप लोग उसके सप्लायर के पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। ये सारी की सारी हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, अगली है हमारी आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट कौन सी होती है हमारी? ये भी एक तरीके की यही होती है, हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, लेकिन ये वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअली हमने पे की होती है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल वगैरह जो होता है, इसको हम लोग आउटले कॉस्ट कहते हैं। एक आ जाती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं अलग अलग बताता हूं, पहले मैं आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बता रहा हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? बिल्कुल जिसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। वो कॉस्ट जो कि रिकॉर्ड की जा सके, वो कॉस्ट जो हम मनी वैल्यू जिसकी पे करते हैं, यानी हर वो कॉस्ट जिसकी हम मनी वैल्यू ले सकते हैं उसको एक्सप्लिसिट कहेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है, ये हमारी वो कॉस्ट होती है जिसको हम मेजर नहीं करते, या मेजर कर सकते हैं लेजर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी मैंने एक फंड लिया, उसको मैं एक जगह यूज कर रहा हूं, उसको मैं कहीं और भी यूज कर सकता था, वो बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है? मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, वो 1 लाख रुपए अगर मैं बैंक में डालता तो मुझे 5% से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिलता, तो मैं वो 5% तो सैक्रिफाइस कर ही रहा हूं किसी भी हाल में इस पैसे को बिजनेस में लगाने के लिए। मैं खुद हूं, अपने बिजनेस में खुद काम कर रहा हूं। अब मैं अपने बिजनेस में खुद काम करने के लिए अपना पूरा दिन दे रहा हूं। अगर मैं कहीं और नौकरी करता तो मुझे 50,000 रुपया मिलता महीना से फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 50,000 रुपया तो बेसिकली सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना इस बिजनेस के लिए। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है, लेकिन ये कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो जो वो होते हैं सप्लायर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसीडर करके चलते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट कहां होती है? जब हम इंप्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को मिला देते हैं तो हमें इकोनॉमिक कॉस्ट मिलती है। तो जो बिजनेसमैन बेसिकली काम करते हैं वो इकोनॉमिक कॉस्ट पर काम करते हैं। वो देख के चलते हैं कि जब हम कॉस्ट रिकवर हो रही है क्या, और जनरली वो ये कह के चलते हैं कि अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकवर हो रही है तो वो काम करते रहते हैं। जाहिर चाहिए तो उनको इंप्लिसिट कॉस्ट भी। इसके बाद एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या ट्रेसेबल और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होती है। तो पहले हम देखें डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट सिंपल है। देखिए ये डायरेक्ट कॉस्ट है और ये वो कॉस्ट है जो इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर को पेमेंट किया, रॉ मटेरियल खरीदा, डायरेक्ट कॉस्ट है, ट्रेसेबल कॉस्ट है। और दूसरी कौन सी होगी? इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल। दूसरी कॉस्ट वो होगी जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई की नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट के साथ चेंज होती है। आप ये नहीं कह सकते हर महीने बिजली का सेम बिल आएगा। सेम बिल हर महीने बिजली का नहीं आ सकता। बिजली का जो बिल आता है वो यूज के हिसाब से आता है, किसी में नहीं ज्यादा किसी में कहीं। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट होती है। इसी तरीके से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट वो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, यानी वो कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर जो हम एक बार लगा देते हैं और फिर चेंज नहीं होती, फिक्स कहलाती है। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो ज्यादा कॉस्ट होगी, कम प्रोडक्शन चाहिए तो कम प्रोडक्ट होगी। और इसके अंदर सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, फिक्स को नहीं करते। एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी होती है? डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऑन गोइंग एक्सपेंसेस नॉर्मली जो हम लोग तय करते हैं रोजाना। कोई रिक्शे वाला सामान लेके आया उसको देनी है, किसी को कुछ मंगाना, यानी जो हमारी जेब में हम रोज खर्च कर रहे हैं वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। और एक होती है संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट बेसिकली आप कहिए कोई ऐसी कॉस्ट जो हमने एक बार इनकर्ड की, ये कोई ऐसी कॉस्ट जो हमने लगाई, किसी चीज में इन्वेस्ट की, और वो कॉस्ट कभी भी रिकवर नहीं होगी, बिजनेस चले या ना चले। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमारी कॉस्ट आती है, हमें पे करना पड़ता है न्यूज़पेपर वाले को, टीवी चैनल वाले को, इन सबको। लेकिन आपकी फर्म चले या ना चले, आपका प्रोडक्ट चले या ना चले, आपकी ये कॉस्ट वापस नहीं आएगी। तो इसी तरह और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। जैसे आपने किराया दिया किसी चीज़ का, आपने कुछ सामान मंगाया, ठीक है, तो एक ट्रक आया, सामान लाया, उसको आपने किराया दिया, फ्रेट चार्जेस आपने दिए, वो वापस आपके नहीं आने हैं, आपका प्रोडक्ट चले या ना चले। तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो एक बार चली जाए तो वो चली ही जाती हैं, उसको मतलब नहीं होता कि बिजनेस चला या नहीं चला, प्रोडक्ट चला नहीं चला, वो संक कॉस्ट कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट के फंक्शन की। कॉस्ट फंक्शन किसको कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन। देखिए फंक्शन वर्ड जहां भी हम लेते हैं तो कोई रिलेशनशिप आती है। जैसे हमने वहां प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लिया था कि वहां पर इनपुट और आउटपुट में था। वहां क्या था? हमारा आउटपुट जो था वो फंक्शन था इनपुट्स का। इनपुट लिख रहा हूं मैं, हालांकि वहां पर हमने लैंड और कैपिटल लिखा था, सिर्फ आपको
समझाने के लिए इनपुट का। यहां भी हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये दिखा रहा था जो पुराना हमने पढ़ा कि फंक्शन है हमारे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट में और इनपुट में। जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। देयर वाज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। सिमिलरली देयर इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट। अब यहां जो है वो बेसिकली हम यहां पर कॉस्ट के फंक्शन को आ जाएंगे लेकर। वही लैंड एंड लेबर जो हमने यहां पर ली है वो हमने खरीदी है, किससे खरीदी है, पैसे लगाए, वो हमारी कॉस्ट हो गई। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी एक तरीके से सोच लिए आउटपुट लेवल के डिफरेंट लेवल के बिहेवियर को टेस्ट कर, कॉस्ट बिहेवियर, यानी अलग अलग आउटपुट लेवल्स पर कितनी कॉस्ट आ रही है। हाँ, एक बात हमेशा मान के चलिएगा, मैं बार बार कहता हूं, ये टेक्नोलॉजी हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो सेम रहती है, क्योंकि मान लिया आप 1 साल का आप स्टडी कर रहे हैं, 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आप पूरे साल का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने की तो कॉस्ट अपने आप कम हो गई होगी। ठीक है, तो ये फंक्शन है बेसिकली कॉस्ट का, जिससे कि हम अपना कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं, या हम ये देखते हैं कि कितनी कॉस्ट पर कितना प्रोडक्शन हमें मिल रहा है और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये कॉस्ट होती कितनी तरह की हैं, तो हम अगर बात करें तो बेसिकली ब्रॉडली तो ये एक शॉर्ट रन होती है और लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन में कॉस्ट अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 फैक्टर होते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन होती है। तो पहले शॉर्ट रन कॉस्ट देखें। शॉर्ट रन कॉस्ट कौन सी होती है? देखिए, शॉर्ट रन में ये बात याद रखिए, हम जैसे मैंने पहले बताया था शुरू में, जब आपको याद होगा जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन शुरू किया था, तो मैंने कॉस्ट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंशिएट किया था। तो यानी वहां उस बात को अगर आप याद करेंगे तो यहां हमारे पास 2 कॉस्ट हो गई। एक तो हो गई हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी हो गई हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो हमने एक बार लगा दी, ये हमारी कॉस्ट हो गई, ये हमारा आउटपुट हो गया। फिक्स कॉस्ट मान लीजिए हमारी जो है वो 20 मिलियन है, तो फिक्स कॉस्ट एक लगा दी। अब लेवल कुछ भी हो, ये कॉस्ट तो हमारी सेम रहेगी। ये मैंने पैरेलल बनाई है, फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए वो टेढ़ी हो जाती है, साइड से बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब ये जितनी कॉस्ट आपको दिख रही है ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, और ये जितनी आपको यहां से यहां तक दिख रही है पूरी, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये ब्लू वाली वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जब हम टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ओ सॉरी ज्यादा ही जल्दी हो रही है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और यही टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी ये फिक्स रहती है हर जगह और ये हमारे आउटपुट के साथ वेरी करती है, इसलिए टोटल आउट कॉस्ट जो होती है हमारी वो भी वेरी करती है, क्योंकि एक चीज तो फिक्स रहती है लेकिन एक चेंज होती है। लेकिन हम यहां पर फिर ये बात कह रहे हैं कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी फर्म का साइज है वो सेम रहेगा, क्योंकि अगर फर्म का साइज हमारा चेंज हो रहा है तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि साइज अगर चेंज हो रहा है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज, अब हम अगर और टाइप्स की बात करें शॉर्ट रन के अंदर, तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है और मार्जिनल, वो पढ़ना जरूरी है। शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट मैंने आपको भी बता दिया, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट
ठीक है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, ये बात हो गई। दूसरी जो इसके अंदर आती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए इसको वापस नहीं कर रहा हूं। दूसरी जो हमारी आती है वो होती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बेसिकली हमारी, जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो पहले वो हमारी कॉस्ट घटती है और फिर बढ़ने लगती है, ठीक है, यही सिस्टम होता है इसके अंदर। और कैलकुलेट हम इसको कैसे करेंगे, हम अपने टोटल प्रोडक्ट देखेंगे कितना है। मान लीजिए हमारी टोटल आउटपुट जो निकल कर आई है वो से फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है, हम उसको इससे जो हमारी आउटपुट है उससे टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। सपोज कर लीजिए हमारी जो कॉस्ट निकल कर आई वो आई 1000, प्रोडक्ट बना 100, 10 आ गई, पर प्रोडक्ट कॉस्ट 10 है, पर प्रोडक्ट कॉस्ट को हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और तीसरी इसके अंदर आ जाती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल ऊपर भी मैंने बताया था, मार्जिनल कॉस्ट सिंपली हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट। कोई भी प्रोडक्ट की जो एडिशनल यूनिट होती है, यानी आपने यहां से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, एक यूनिट आपने और प्रोड्यूस की तो वो बढ़ गया, तो ये कितनी कॉस्ट आपकी निकल कर आई है इस क्वांटिटी की, ये एक यूनिट के लिए और है, इसको हम कहेंगे एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। यानी हमारी से एग्जांपल, पहले हमारा प्रोडक्ट पहले से 10 प्रोड्यूस था और उस पर कॉस्ट आ रही थी हमारी 100, अब हमने 11 कर लिया और उस पर कॉस्ट हमारी आ गई 111। तो जो ये एक प्रोडक्ट बढ़ा, ये कितना है, तो हम इसमें चेंज देखेंगे, प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है 1 यूनिट, और कॉस्ट में कितना चेंज आया है 11 यूनिट। तो यानी एक यूनिट चेंज होने से कॉस्ट में इतना चेंज आया, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और ये जाहिर है नीचे से शुरू होती है, और इसको दूसरे कलर से बना दूं, मार्जिनल कॉस्ट हमारी पहले घटती है और फिर उठती चली जाती है, ठीक है। ये हमारी मार्जिनल, ये हमारी एवरेज कॉस्ट हो गई, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हो गई हमारी, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली, जैसे मैंने बताया, इसको सिंपल हम लिखेंगे कैसे, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये इसका फॉर्मूला है। चेंज इन टोटल कॉस्ट लेंगे हम, ये चेंज आ रही है, और चेंज इन क्वांटिटी लेंगे, 11/1 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं यहां पर रिलेशन की। हम चाहे तो इसके अंदर टोटल कॉस्ट कर्व भी बना सकते हैं, वो इससे ऊपर चला जाता है, जाहिर है ये टोटल कॉस्ट कर्व हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट। ये जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। अब पहली बार ये देखने की चीज है कि जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट है, यानी यहां पर इसको आप देखें तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। तो जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है। ये एक रिलेशन है। जबकि हमारा आउटपुट इस पूरे पीरियड में देखिए, यहां से यहां तक में आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है और एवरेज कॉस्ट नीचे चली जा रही है। सेकंड जो रिलेशन इसका बनकर आता है कि जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गई, इस पॉइंट पर यहां आपकी एवरेज इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। जब ये हमारी
बराबर हो गई तो वहां हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पर है, एवरेज कॉस्ट इससे नीचे नहीं जाएगी। तीसरी बात, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो गई, अब देखिए यहां अगर इस पॉइंट पर आप देखें तो हमारी ये तेज बढ़ रही है और ये हल्के है, ये यहीं तक है, ये यहां गई। इस पॉइंट पे देखिए यहां पर ये यहां है और इसी पॉइंट पर अगर इसको देखें तो यहां है ना। यानी अब हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो गई, उस वक्त आप देखिए हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये तीन चीजें हैं और अगर आप दोनों को देखें तो जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है उसके बाद से दोनों ही बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट रन की, लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन हो गया ये, अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। देखिए लॉन्ग रन क्या है, सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, यहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर देते हैं हम पूरा। ठीक है, यानी जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो पीस ऑफ लैंड हो, नई कंपनी बनानी हो, नया सेटअप हो, सब कुछ चेंज कर लेती है। रॉ मटेरियल और लेबर तो बहुत आसानी चीज है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बताती है। जैसे अगर आप इसके जरिए ढूंढेंगे तो आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, किस तरह से हम कम कॉस्ट में अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह हम किसी फर्म की इफिशिएंसी को पता कर सकते हैं, कौन सी फर्म कितनी इफिशिएंट है। टाइप्स के अंदर सिंपल है ये भी, टाइप्स अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट, टाइप लॉन्ग, तो वही चीजें हैं जो हमने अभी शॉर्ट रन के अंदर पढ़ी थी। जाहिर है इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल वाला नहीं होता, तो इसके अंदर, सॉरी मैं शॉर्ट रन बोल रहा हूं, लॉन्ग रन, तो इसके अंदर पहली लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हो जाती है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, आप इसको मैं रख रहा हूं बस जर्नली, ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऐसे लिखा जाता है, पूरा ही लिखूं कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्या चीज है ये, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जब सारी की सारी हमारी इनपुट्स, सारी की सारी हमारी इनपुट्स वेरिएबल है ना। सिंपल, इसमें कोई फिक्स तो है नहीं, इसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि हम यहां चलाएं, ये तो शुरू से ही चलेगी बिल्कुल, राइट। ये हमारी वो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व हो गया, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब एवरेज आ जाती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वही वाली है, सिंपल है। हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो एवरेज कॉस्ट। सिंपली आप ये कहिए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ये बनती कैसे है, आप ये देखिए, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है बनाने का सिस्टम। अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात करें, यहां हम क्वांटिटी लेकर चलने एक टाइम के हिसाब से के साथ, ये जो है शॉर्ट रन की है ना। लॉन्ग रन में जाहिर है लॉन्ग रन बहुत ज्यादा, बहुत सारे शॉर्ट रन को मिला दीजिए तो लॉन्ग रन बन जाता है। आप लीजिए कि यहां पर आपका एक शॉर्ट रन कर्व आ गया, एक यहां शॉर्ट रन कर्व आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। आपको करना क्या है, आप इन सब को मिला दीजिए, ये आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन गई। ये सारी शॉर्ट रन है, छोटी छोटी शॉर्ट रन है हमारे, जो हमने पीछे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पर, ये सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। जब आप उन सबको मिला देंगे तो वही लॉन्ग रन बन जाएगी। सिंपल मेथड है। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। मार्जिनल कॉस्ट भी वही है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट, चेंज इन अ टोटल कॉस्ट दैट अराइजेस बाय 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एक आउटपुट आपने और प्रोड्यूस की तो एग्जिस्टिंग वाले में कितना फर्क पड़ा, वो आपकी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, 1 एडिशनल यूनिट, इसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग उसमें शॉर्ट रन में करते हुए आए थे, कि यहां बिल्कुल जैसे हमारी वो जा रही है
एवरेज कॉस्ट, और इसी तरह हमारी यहां से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जाती है। और उसका कैलकुलेट करने का सिंपल वही इसका फार्मूला है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट है, सपोज कर लीजिए ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। सिंपली हम ये कह रहे हैं कि इसमें कितना चेंज है, चेंज इन कॉस्ट, और यहां हम लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी। इस फॉर्मूले में रख देंगे यहां कितना चेंज आ रहा है, और वही हमारा बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में रह जाता है, उसको हम लोग इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज के नाम से जानते हैं। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लॉन्ग रन में है जाहिर है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। देखिए अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये दो तरह की होती है, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। और डिस इकोनॉमिक्स की बात करें, ये भी एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल एक्सपेंशन। आप इसमें लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं ना, ये पहली स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज हो गई, तीसरी स्टेज हो गई, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ठीक है। तो आपको यहां पर जो रिटर्न मिल रहा है वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। तो जो हमारी इकोनॉमीज होती हैं उनके अंदर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, तो यहां पर इकोनॉमीज होगी, यहां जो आएंगी वो इकोनॉमीज आएंगी हमारे पास, ठीक है। यहां हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है, क्योंकि हम बल्क में खरीदते हैं रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है वगैरह वगैरह। होती दोनों एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो बाहर के फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन बच रही है और हम ज़्यादा खरीद रहे हैं तो उस पर हमें रिबेट मिल रही है, गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है क्योंकि हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जाहिर हमारी इफिशिएंसी कितनी है, उस पर भी जब ज़्यादा बनती है तो जाहिर है आप ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, तो एक वक्त वो आ जाता है डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी होने लगती है, क्योंकि आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल लेबर आपको मिलती है क्योंकि आप जॉब्स बहुत होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है फर्म का। और उसके बाद डिस इकोनॉमीज की बात करिए तो डिस इकोनॉमीज होता है जब आपकी प्रोडक्शन के साथ आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगे, और जब एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ेगी उससे क्या होगा, आपका रिटर्न डिक्रीज होने लगेगा, और यहां आपका रिटर्न डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये आपकी डिस इकोनॉमीज हो गई, ये आपकी डिस इकोनॉमीज हो गई। क्योंकि यहां पर आपका जो रिटर्न है, रिटर्न टू स्केल, वो नीचे जा रहा है, और ये सब ड्यू टू इंटरनल इश्यू, ज्यादातर इसमें इंटरनल इश्यूज होते हैं, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन नीचे की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो पूरी हुई ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और जाहिर है मैं जितने भी टॉपिक इसके अंदर पढ़ाए उन सब पर इंडिविजुअल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, लेकिन आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियोस नाम के साथ एक दूसरा वर्जन बना दूंगा हर टॉपिक पर जो इस वीडियो में टॉपिक की है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी एडवाइस चाहिए कि क्या मुझे बनानी चाहिए, नहीं बनानी, या ये एनफ है उसके लिए आपके समझने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।